आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका चैप्टर इंटीजर प्रोग्रामिंग। इंटीजर प्रोग्रामिंग में है क्या चैप्टर में? देखिए, जब भी हम कोई सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं और हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आता है बाद में जाकर, है ना, तो आपने एक बात देखी होगी क्या कि आपके जो सॉल्यूशन में जो आपके एक्स बी की वैल्यू आती है या फिर ये सारी जो वैल्यू आती है सारी यहाँ लास्ट में, ये फ्रैक्शन फॉर्म में होती है, यानी बटे फॉर्म में, यानी कि कुछ पॉइंटों में होती है, जैसे कि 30/11 है ना पॉइंट में, यानी कि इंटीजर नहीं होती है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को इंटीजर प्रोग्रामिंग चैप्टर में हमने क्या करा है कि हम ऑप्टिमल नहीं मानते हैं। ठीक है, इंटीजर प्रोग्रामिंग चैप्टर में हम बाद वाले सॉल्यूशन को हम सबको इंटीजर में लाएंगे, यानी कि वो फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी कि रेशनल नंबर ये सब ये नहीं होने चाहिए मतलब। तो उसके लिए 3 मेथड है हमारे पास। देखिए, जो ये वाले पॉइंट है सारे, ये पॉइंट आप बाद में पढ़िएगा जब मैं सवाल समझा दूँ, क्योंकि आप पहले पढ़ोगे ना, कुछ पढ़ नहीं आए पल्ले नहीं पड़ेगा, सब ऊपर ऊपर कर जाएगा आपके। तो इसमें 2 मेथड हैं, ऑल इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ऑल AIP, और फिर मिक्स्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसके बाद तीसरा मेथड एक और है, उसको बाद में देख लेंगे। तो उससे पहले आप क्या करवाते हैं, पहले मेथड से सवाल सॉल्व करवाता हूँ मैं। ये रहा आपका प्रोसीजर, किस तरह से है पहले मेथड का। प्रोसीजर आप फ्री पढ़ोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले सवाल करोगे तभी कुछ समझ में आएगा जाके आपके। तो मैं आपको एग्जांपल नंबर 1 लेकर ही समझाऊंगा अब। देखिए, जो फर्स्ट मेथड है उसका नाम है ऑल इंटीजर कटिंग मेथड, यानी जितने भी इंटीजर है वो सारे हमारे, यानी कि x1 x2 x3 की जो वैल्यू सारी, मतलब जो भी होंगे टेबल में, वो सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमारी इंटीजर होनी चाहिए, है ना। तो उसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है हमारा ये, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसको मैंने यहाँ पे उतार लिया है। अब बुक को करते हैं साइड। ठीक है, ये आपका हुआ। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सेम वही प्रोसीजर कि चेंज constants in equation with the help of slack variables, यहाँ slack variables यूज होंगे। तो सब्जेक्ट टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3 बराबर 7, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी 7 के ऊपर ले, क्योंकि यहाँ x1 x2 तक यूज़ करे गए हैं। अगली इक्वेशन x-x2 प्लस x4 तो x3 तक यूज़ कर ले गए बराबर। और एक बात देखिए, यहाँ पे मैंने सवाल को गलत उतार लिया है, नहीं नहीं सही है, सवाल सही है मेरा। आप इस वाली क्वेश्चन को जो ना यहीं पे साइड में सॉल्व कर लेना, कि हमें ये देखो, छोटी ये ग्रेटर वाले साइड में, तो हमें लेस देन वाले साइड में बना लेंगे इसे, क्योंकि ये इधर हम वो नहीं छोड़ते माइनस में, तो इसमें प्लस कर लेंगे, तो क्या करेंगे -x1 प्लस x2 लेस देन 2, यहीं पे चेंज कर लेंगे इस इक्वेशन को। फिर यहाँ पे क्या कर लेंगे, -x1 प्लस x2 प्लस x4 बराबर 2, अब हो जाएगी ना ये, है ना। तो अब लिख लेंगे बाद में कि x1 x2 x3 x4 ग्रेटर देन 0। क्या करेंगे, पुट x1 x2 बराबर 0, सो देन x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, x4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2, एंड मैक्सिमम z बराबर 3x1 प्लस 0, 3x1, सॉरी यहाँ पे x2 है, ये था ना, क्या हो जाएगा 0x1 3x2 0x3 0x4। अब बनाएंगे कौन सी हम, अब बनाएंगे टेबल हम अपनी। तो देखिए BCB CJXP, तो y1 y2 y3, क्योंकि हम पे x4 तक यूज़ किया, तो y1 y2 y3 लिख लिया मैंने। फिर ये कोफिशेंट 0 3 0 0, x4 तक एक कोफिशेंट लिख लिया मैंने। ये XB बटे जो भी होगा यहाँ पे, और क्या करेंगे, हमारे कौन से थे x3 x4 थे ना जो आइडेंटिटी बनाने वाले हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे y3 y4, यहाँ पे 7 और 2, यहाँ 0 0, ये वाली 0 0, और फिर ये भर देंगे वैल्यू यहाँ पे कि 3 2 1, पहले समीकरण से 0, फिर -1, फिर 1, फिर 1, और यहाँ पे ये 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी ये वाली बन गई यहाँ पर। अब क्या करेंगे, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, क्या आएगा 0 ही आएगा, 0 - 0 0। फिर यहाँ से भी इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे 0 में, इसकी 0 स्क्वायर क्या आएगा 3 0 0 ही आ जाएंगे इसकी। तो हमारी आइडेंटिटी कहाँ से होगी, आइडेंटिटी तो सॉरी इनकमिंग वेक्टर होगा, इनकमिंग वेक्टर जब ये होगा तो फिर इससे भाग लगाएंगे इसमें XV में, यानी कि y2 से XV में भाग लगाएंगे, तो 2
यहाँ कितना जाएगा 7/2। मिनिमम कौन सा होगा, मिनिमम हमारा यही होगा। मिनिमम मिनिमम ये होगा तो इस वाली रो में और इनकमिंग वाले कॉलम में ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारा, जिसे हम 1 बनाएंगे और इसे 1 बनाएंगे। तो देखिए एक कहाँ है इस वाली रो में, एक दूसरा एक कहाँ है, ये वाला एक है दूसरा, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला एक है ना। तो वहाँ से हो जाएगा क्या, आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा उस साइड से फिर हमारा ये। तो अगली टेबल बनाएंगे अब हम पी सी बी सी जे एक्स बी। टेबल उतार लिए, यहाँ पे 1 है तो हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो नीचे वाली रो ऐसे उतर जाएगी क्योंकि हमें 1 ही तो बनाने होते हैं वहाँ पे वो। तो 1 0 1, ठीक है जी। और एक देखिए यहाँ पे y2 एंटर कर रहा है तो y4 बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे y2 लिख लो। y2 का क्या है 3 ऊपर कोफिशिएंट, y3 ऐसे का ऐसे ही। अब एक चीज़ देखिए, अब हमें यहाँ पे क्या बनानी है, यहाँ पे हमें 0 बनानी है। किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से यहाँ पे 0 बनानी है। तो देखिए अगर इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ और 2 - 2 कर दूँ, 0 आ जाएगा ना। यानी पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लो 2 से, देखिए 2 - 2 0, 2 यहाँ था, सॉरी यहाँ 1 1 - 0 1, 0 - 2 हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर 2 हो जाएगा ना यहाँ पर। 3 3 - 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, और 7 - 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, 5 ही हो जाएगा यहाँ पे। इसमें से घटा रहे हैं हम 7 में से 7, अच्छा हाँ 7 - 4 तो यहाँ पर 3 हो जाएगा ना, क्योंकि हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना 3। ठीक है जी। फिर आपका अगर डेल्टा जे की वैल्यू निकाल लो तो देखिए -1 की गुणा हो जाएगी तो -3, 0 0 - 3 क्या हो जाएगा 3। तो फिर निकाल लो यहाँ पर डेल्टा जी, आप तो आती है इतना। तो अब ये इनकमिंग वेक्टर हो जाएगा हमारा, इनकमिंग वेक्टर हो जाएगा। इससे से बाहर लगा सकते ये तो माइनस वाला तो डैश लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ का हो जाएगा 3/5, तो यही मिनिमम होगा हमारा। यानी इस 5 को क्या बनाएंगे हम 1 बनाएंगे अब। तो अगली टेबल यहीं से लिखे दे रहा हूँ मैं, बी सी जे एक्स बी y1 y2 y3 y4 0 0 3 0, यहाँ पे 3 है ये। देखिए यहाँ पे इनकमिंग वेक्टर तो ये आउटगोइंग वेक्टर यहाँ पे होगा इसका, यानी कि y3 बाहर जाएगा y1 अंदर आ जाएगा, यानी कि y1 अंदर आ जाएगा y3 बाहर जाएगा, y2 यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 5 है तो इसको 1 बनाना है, तो 5 से भाग कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 3/5, यहाँ पे 1, यहाँ 0, यहाँ 1/5, यहाँ -2/5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ इसकी और इसकी हेल्प से यहाँ में क्या बनाना है 0 बनाना है। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ दो 0, इन दोनों को जोड़ दो 1, इन दोनों को जोड़ दो 1/5, इन दोनों को जोड़ दो। तो देखिए 1 - 2/5, 5 एकम 5, 5 यानी 3/2 आ जाए, 3/5 आ जाएगा 3/5। और इनको और सॉरी हाँ इसको और इसको आपस में जोड़ दो, 2 + 3/5 क्या जाएगा यहाँ पे 13/5। तो 13/5 आ गया। अब आप एक बात यहाँ पे गौर कीजिए, इस वाले टेबल में आप गौर करो कि आपका इंटीजर नहीं आए यहाँ ना, सारे इंटीजर नहीं आए किस में, यानी रेशनल वाली वो में है, मतलब बटे वाले उसमें यानी फ्रैक्शन वाले पार्ट में है, ये भी है ना सारे के सारे। तो देखो अब क्या नहीं, अब क्या करेंगे, ये हमारे इंटीजर में बनाने हैं। तो पहले अगले पेज पे जाता हूँ मैं ये वाला लिख देता हूँ। देखिए यहाँ लिख देता हूँ, सिंस ऑल डेल्टा जी <0 सो सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी पीछे से 3/5, और x2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 13/5, और z की वैल्यू आ जाएगी फिर निकल के आपकी 39/5, यानी कि मैक्सिमम z की वैल्यू। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अब यही सवाल हमारा शुरू होता है अगला, कि अब तो पुराना वाला सवाल चल रहा था कि जो हमारा पुराना चलते आए हैं अब तक निकालने के लिए, है ना। अब आप इसको लेकर सॉल्व करो या इसको लेकर सॉल्व करो, है ना, उत्तर आपके दोनों कंडीशन में सेम आने वाले हैं। किस तरह से, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि अब यहाँ पे देखिए x1 की वैल्यू, यही y1 तो x1 होता है ना, x1 की वैल्यू 3/5, x2 की वैल्यू कितनी है 13/5। अब मुझे ये दोनों क्या बनाने हैं यहाँ पे इंटीजर बनाने हैं। इंटीजर यानी कि कोई एक संख्या होती है, इंटीजर का मतलब ये होता है कि 1 2 3 4, मतलब ये बनाने हैं यहाँ पे मुझे।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इनमें से भी किसी एक रो के लिए सॉल्व कर लूँगा, किसी भी एक रो को मैं ये रो ले लूँ या फिर ये वाली रो ले लूँ मैं। तो मान लीजिए मैं रो लेता हूँ कौन सी, ये वाली, मैं सेकंड वाली रो ले रहा हूँ फिलहाल। तो मैं फर्स्ट से भी करके दिखाऊंगा, सेकंड से भी करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको जब पेपर में करना था वो एक ही सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना। तो लिखते हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ फॉर गोमोरी कंस्टेंट्स, नाउ फॉर गोमोरी कंस्टेंट्स। देखिए क्या करना है आपको, टेबल देखिए यहाँ पे 13/5 है ना, देखिए यहाँ पे 0x1 0x2 1/5 x3 3/5 x4, इस तरह से लिख लेनी है पहले। तो क्या क्या ये हमारी 0x1 x2 1/5 x3 3/5 x4 बराबर है किसके, 13/5 के। यानी कौन सा 13/5, ये वाला 13/5, 13/5। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पे पहले तो इसको सॉल्व करके लिखिए, देखिए सॉल्व करके इसी को 0x1 है तो निकल जाएगा x2 प्लस 1/5 x3 प्लस 3/5 x4 बराबर 13/5। अब जो हमारा 13/5 है, 13/5 को इस तरह से तोड़िए, यानी फ्रैक्शनल पार्ट में और इंटीजर पार्ट में तोड़ो 13/5 को। 13/5 को किस तरह से तोड़ेंगे, देखिए अगर 13/5 को मैं सब लिख सकता हूँ कि 2 प्लस 3/5, 5 दूनी 10, 10 + 3 यानी 13/5 हो जाएगा, है ना। और जो 3/5 है, अब 3/5 को भी फ्रैक्शन, यानी देखा ये तो हो जाता है हमारा इंटीजर पार्ट, है ना, इंटीजर पार्ट, ये होता है हमारा फ्रैक्शन पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। अब ऐसे 3/2 को तोड़ लो, 3/5 को मैं किस तरह से तोड़ सकता हूँ, 3/5 को मैं इस तरह से तोड़ सकता हूँ कि, या फिर 3/5 को मत तोड़ो आप यहाँ पे, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 3/5 में तो वैसे ही आ जाएगा आपका सॉल्यूशन। तो फिलहाल हमने बस 13/5 को तोड़ लिया, 13/5 को। तो अब देखिए यहाँ करो इसको, यानी कि अब एक चीज़ और देखो यहाँ पे कि x2 प्लस 1/5, या फिर x2 को हटाओ यहाँ से, लिखो केवल 1/5 x3 प्लस 3/5 x4 बराबर 13/5 को लिख लो आप 3/5 प्लस 2 माइनस x2, ये जो माइनस था ना x2 इधर का, वो भी इधर पहुंचा दिया मैंने माइनस x2। अब मुझे एक बात बताओ कि 1/5 x3 प्लस 3/5 x4, अगर मैं इन दोनों को ऐसे गायब कर दूँ, ऐसे गायब कर दूँ, है ना, तो ये पार्ट, ये देखिए ये पार्ट इक्वल कब है, जब ये इधर है इसके साइड में ना। अगर मैं इनको हटा दूंगा तो ये पार्ट तो छोटा हो जाएगा, यानी किस तरह से हो जाएगा कि ये पार्ट बड़ा हो जाएगा, ये पार्ट छोटा हो जाएगा आपका। अगर मैं इनको हटा दूंगा तो ये पार्ट छोटा हो जाएगा, तो ये बड़े हो जाएगा इधर वाला पार्ट। अगली लाइन में क्या करेंगे देखा वो, अब हम साइन चेंज कर लेंगे, x3 माइनस 3/5 x4 साइन चेंज 3/5, साइन चेंज हो गया हमारा, और इधर माइनस के इंटू करने से 1/-1/5 x3 3/5 x4 प्लस xg1 बराबर माइनस के 3/5। यहाँ इक्वल करने के लिए, लेस देन वाला साइन इक्वल करने के लिए xg1, यही हमारा क्या कहलाता है, xg1 ही हमारा गोमोरी कंस्टेंट्स, यानी ये पूरी इक्वेशन गोमोरी कंस्टेंट कहलाती है, और ये हमारा गोमोरी कांस्टेंट कहलाता है xg1 जो है। अब हम टेबल बनाएंगे इसके लिए, टेबल हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए BCB CJXB y1 y2 y3 y4 y5 है नहीं, यहाँ पे लिख देंगे YG1, ये XG1 है तो इसको लिख देंगे YG1, एक्स वाई तो चेंज होते रहते हैं इसमें टेबल में, 0 0 0 3 0। यहाँ तो बात समझ में आई आपके। अब आप देखिए गौर दीजिए, अब यहाँ पे अब अगली मैं एक चीज़ पे गौर दीजिए, देखिए जो ये वाली रो है ना, ये वाली रो तो मैं नीचे लिख दूंगा, यानी कि देखिए मैं लिख दूंगा यहाँ पे YG1 गोमोरी कांस्टेंट, और इसके ऊपर वाली 0, ये 0 है ना। और जहाँ से देखिए 3 माइनस के 3/5 है ना, तो इसलिए 3/5, ये भी लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिर लिख दो x3 से शुरू है, यानी x2 की और x1 की वैल्यू 0 है यहाँ पे, तो 0 0 1/5 माइनस के 3/5 और xg1 की वैल्यू यानी कि yg1 की वैल्यू 1। अब जो ऊपर वाली लाइन है दोनों है, ऊपर वाली लाइन पिछले टेबल से लिखनी है हमें, पिछले टेबल से कौन सी लिखनी है, यानी कि y1 की वैल्यू ये 3/5 1 0 1/5 ये, और y2 की वैल्यू ये, उतार दो अगले टेबल में ऐसे उसको जल्दी जल्दी से, y1 0 3/5 1 0
1/5, 2/5, 0, 3/5, 0, 1/5, 1, 0, 13/5, y2 की वैल्यू 3। अब डेल्टा जे निकालना है हमें, डेल्टा जे की वैल्यू निकालो। अब आप यहाँ पे देखिए 1 की इंटू करोगे तो 0 आ जाएगा, इसका 0 में करोगे इसका 0 में सब कुछ 0 आ गया तो 0। जब 0 की 0 में करोगे, लेकिन 3 की जब एक बार करोगे 3 एकम 3, तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0। ठीक है 0 हो गया। यहाँ 3 की गुणा जब करोगे तो 3/5 हो जाएगा, तो 0 माइनस 3/5 यानी कि 3/5 किसमें माइनस में। और ऐसे यहाँ पे माइनस का 9/5 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखिए अब ये कौन सी टेबल बनेगी, किस तरीका की, आपने पढ़ा होगा डुअल सिंप्लेक्स मेथड, है ना। तो डुअल सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे अब हमेशा, क्योंकि जो ना यहाँ पे ये माइनस वाली आ गई, लेकिन हमें सॉल्व करनी है आगे ये। तो अब क्या करेंगे, यानी कि हम क्या करते हैं, मिनिमम कौन सा लेते हैं हम, मिनिमम लेते हैं हम ये जो है 3/5 से भाग लगाएंगे इसमें, माइनस के 1/5 में, ना 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 ना, माइनस के 1/5, 3/5 कॉमा 3/5/9/5। आप सॉल्व करो अब इनको, देखो 5 से 5 कट क्या जाएगा तुम्हारा 3, गलती कर दी, आप 1/5 ले लो और 3 ऊपर लो, ये 9 ले लो, यहाँ 3 ये लो। उसके बाद जाएगा आपका ये 3 3, यानी दोनों बराबर आ जाएंगे, 3 3 माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे 3 3 आ जाएंगे। अब आप देखिए हमने इन दोनों के लिए तो कर रहे थे हम, है ना, ये तो 0 थे बाकी, तो यहाँ से 3 3 यानी इसके भी। अब एक चीज़ और देख, मैंने इस चीज़ से क्यों भाग लगाया, इस वाली से थर्ड रो से, वो इसलिए होगी जगह मैं अपने मेथड में सीखा होगा उसमें डुअल सिंप्लेक्स में, कि जो माइनस वाली होती है ना, उसी की ओर से हम एंट्री लेते हैं यहाँ पे, यानी उसी रो को लेते हैं। तो इसलिए रो के लिए मैंने इस वाले से इससे और इससे इन दोनों में भाग लगाया आपस में, इन दोनों में 3 3 आ गए, यानी कि हम दोनों से किसी में भी इनकमिंग वेक्टर मांग सकते हैं, दोनों में से किसी को भी इनकमिंग वेक्टर मांग सकते हैं। तो मैंने मान लिया इसको इनकमिंग वेक्टर, इस वाले को। तो बना दो टेबल अगली फिर अपनी। देखिए मैंने तो इनकमिंग उसको माना है ना, लेकिन आप इसको मत मान के करना, आप अलग मानना, और जब देखना क्या आता है आपका, सेम सेम बिल्कुल सेम आएगी वो टेबल बाद में बन के आपकी। तो देखिए आप y1, y2, y3, y4, yg1, 0 3 0 0 0। तो देखिए अब यहाँ ऊपर वाली टेबल में, यानी इसको हमें 1 बनाना है, क्योंकि हमने यहाँ से एंट्री ली है और इधर से हमारी रो थी। और देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए, तो y1 y2 और yg1 यानी गोमोल कंस्टेंट, यानी कि ये तो आइडेंटिटी बना रही है यहाँ पे, लेकिन इस वाली रो में कौन सी आइडेंटिटी हमारी, ये वाली है। तो यहाँ से आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा, यानी कि yg1 जाएगा और y3 आ जाएगा, यानी yg1 जाएगा y3 आ जाएगा, y3 0, y2 3, y1 0। यानी देखिए माइनस के 1/5 है, मुझे यहाँ प्लस का 1 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर मैं यहाँ पर -5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -5 की मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाली रो में। जब माइनस में 5 यहाँ से करोगे तो कितना हो जाएगा 3 0 0, यहाँ कितना बन जाएगा 1, यहाँ कितना बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 बन जाएगा ये हमारा। और यहाँ पर देखो यहाँ पर हो जाएगा -5। जब यहाँ पर देखिए अब आप देखिए यहाँ तो अब ये वाली बन चुकी है रो। अब हमें क्या करना होता है, अब यहाँ पे 0 बनानी पड़ेगी, यहाँ पे 0 बनानी पड़ेगी, किसकी हेल्प से, इसकी इसकी हेल्प से और इस बीच वाली की हेल्प से, होगी यहाँ पे 0 बनाने तो हम दूसरे सेकंड रो में 0 बनाए तो सेकंड रो की हेल्प लेंगे इसके उसके। देखो मैंने इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिखा है ना, इसको सॉल्व करके यहाँ पे तो लिखा है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को आपस में प्लस कर दूँ, -1/5 को और 1/5 को, तो भी तो यहाँ लिख सकता हूँ ना मैं, है ना। तो मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो 1/5 को प्लस कर 0 को प्लस करूँगा तो ये हो जाएगा 3/5 को प्लस के 3/5 को 0 करता हूँ 0 हो जाएगा, 0 1 को 1 हो जाएगा, 1 0 को यहाँ पे 1 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा। और 13/5 और माइनस के 3/5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 13/5 माइनस के 3/5 तो क्या हो जाएगा 10/5, 10 ये 5 से 2 बार कट जाएगा 10, तो यहाँ कितना आ जाएगा यहाँ 2। फिर ऐसे ही इसको और इसको प्लस कर दो और यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे 0, तो क्या आ जाएगी 0 -2/5 और माइनस के 3/5, यानी कि -5/5 क्या आ जाएगा माइनस का 1, 0 और 1 1, 0 0 0 1 0 1, माइनस के 3/5 प्लस के 3/5 कितना आ जाएगा 0। अब आप देखिए डी आई जी की वैल्यू निकालना आप, 0 0 0 0 -3 आ जाएगी, आ जाएगी। अब आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि सारी वैल्यू इंटीजर में बन चुकी है ना,
कोई भी बटे वाले फॉर्म में है, कोई भी नहीं अब बची है ना। यानी कि अब हमारा सॉल्व हमारी ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ चुका है हमारा। और देखिए नीचे वाली ये 0 0 और माइनस में आ गई, तो लिख देंगे क्या कि सिंस ऑल डेल्टा जैज लेस देन 0 है ना, एंड एक्स बी इंटीजर्स, यानी एक्स बी की वैल्यू क्या है, वो भी इंटीजर्स है हमारे, इंटीजर। सो सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 2, x3 की वैल्यू 3, और हमारी एंड मैक्सिमम z की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी 3x2 थी ना, तो क्या आ जाएगी 2 गुना 3 बराबर हो जाएगी हमारी 6। अब आप सोच रहे होंगे, देखिए मैंने ये वाली यहाँ से इनकमिंग वेक्टर ली है ना, और तो अब मैं जो ना, अब एक चीज़ इसी सवाल को मैं इसी ही सवाल को अब क्या करता हूँ, पहले मैंने जो ना इसके लिए यानी x2 के लिए सॉल्व करके लेके चला था यहाँ पे, x2 के लिए है ना, गोमोरी कांस्टेंट जो भी मैंने करा था सब कुछ। अब जो ना मैं x1 के लिए लेके चलता हूँ, और अब की बार जो ना मैं टेबल में 9/5 वाले इस वाले टेबल को वो करूँगा मैं, इधर से लूँगा, आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए हर तरीक़ा से। पहले हम x2 के लिए चले थे 13/5 को, सॉल्यूशन हमारा हो चुका है ये। हम अब जो कर रहे हैं ना वो अब मतलब फालतू काम कर रहे हैं, समझ लो एक तरीका से तो अब x1 के लिए सॉल्व कर लेके चलते हैं इसको, तो चलो करते हैं। देखो मान लो ये मैंने सवाल क्या ही ना होता अब यहाँ पे है ना, मैंने केवल ये सवाल मतलब यहाँ से नीचे भी होना था, अब ये वाले सवाल ये वाले लिख रहे होते हैं हमारे है ना। मैं अब इसके लिए सॉल्व नहीं कर रहा, मान लो अब मैं x1 के लिए सॉल्व करनी है मुझे समीकरण, तब क्या लिखूंगा, नाउ फॉर गोमरी कांस्टेंट, यानी दोबारा लिखेंगे अब कि नाउ फॉर गोमरी कांस्टेंट। देखिए अगर एग्जाम नहीं है आपकी जल्दी है ना, आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप सवालों को करिए खुद से है ना, और नए नए तरीके ढूंढिए, जब भी आप मैथ में कुछ आगे कर पाओगे। तो देखिए x1 के बराबर 3/5। अब आप जो वो वाली क्वेश्चन थी, ये वाली हमारी जो टेबल बन के आई थी सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व करने के बाद लास्ट वाली, तो अब हम इसके लिए 3/5 के लिए सॉल्व करने, तो देखिए आ जाए x1 प्लस 0x2 1/5 x3 माइनस 2/5 x4 बराबर 3/5। तो लिखो वैसे इसको जल्दी जल्दी, तो लिखो देखिए x1 0x2 प्लस 1/5 x3 माइनस 2/5 x4 बराबर 3/5। अब मैं क्या करूँगा, देखिए x1 0 तो लिख छोड़ दूंगा इसे, तो 1x3 माइनस 2/5 x4 बराबर 3/5। अब मुझे एक बात बताइए अब तो आप कि माइनस के 2/5 है, माइनस के 2/5 मैं इसको किस तरह से और लिख सकता हूँ, यानी फ्रैक्शन में मैं तोड़ के किस तरह से लिख सकता हूँ इसको। अब अगर मान लो मैं इसको ऐसे तोड़ दूँ कि 3/5 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, देखिए 5 इसके मल्टीप्लाई होते तो 3 माइनस 5/2, यानी कि माइनस 2/5, 2/5 यानी यही तो आ जाएगी ये वाली। तो यानी कि मैंने अब इसको ऐसे थोड़ा तोड़ के लिख लूँगा मैं किस तरह से, यानी कि x1 प्लस 1/5 x3, यानी हमें जितना जो ना सॉल्व करके लिखनी है हर चीज़ें, जितना हो सकता है। ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, ये बिल्कुल सॉल्व नहीं हो पाएगा। आप किस तरह सॉल्व कर सकते हो ना, देख लेना करके ट्राई अपने घर पे। अब देखो यहाँ पे माइनस x4, यानी कि मैंने इस वाली को ही तो तोड़ के लिखा है ऐसे इस तरह से है ना, तो क्या कर लूँगा मैं यहाँ पे, यानी कि माइनस x4 माइनस, यानी प्लस के 3/4, यानी ये हो जाएगा 3/5। अब मैं क्या करूँगा, x1 की और x4 की वैल्यू इधर ले जाऊँगा, यानी कि 1/5 x3 प्लस 3/5 x4 बराबर 3/5। इस x1 को ले जाऊँगा माइनस x1, इसको ले जाऊँगा तो प्लस x4, 1/5 x3 प्लस 3/5 x4 बराबर। अगर मैं इन दोनों को यहाँ से गायब कर दूँ तो ये वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी, क्योंकि देखिए जब कोई चीज़ इक्वल है, इक्वल क्यों है कोई चीज़, इक्वल क्यों है, जब उसमें जो कंस्टेंट या फिर जो भी वेरिएबल उसमें जुड़े हुए हैं तभी तो इक्वल है। अगर मैं इधर से कुछ कम कर दूंगा तो ये वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी, ये ग्रेटर वाला साइन इधर आ जाएगा है ना। लेकिन अगर इधर से कुछ कम कर दूंगा तो ये वाली बड़ी हो जाएगी, तो क्या कर दूंगा, जब मैं इधर से कम कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, फिर 3/5। आगे यहाँ तक आपको समझ आया। अब मैं क्या कर लूँगा, देखिए अब साइन चेंज कर लेंगे, यानी कि 1/5 x3 माइनस 3/5 x4 लेस देन वाला साइन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3/5, और 1/5 x3 माइनस 3/5 x4 प्लस क्या करेंगे हम यहाँ पे xg1, यानी गोमोरी कांस्टेंट ऐड कर लेंगे बराबर माइनस के 3/5। यहाँ तक आपको समझ में आया, आ गया होगा। अब एक बात और कीजिए, देख लो एक बार से, माइनस के 1/5 x3 माइनस 3/5 x4, ये सब चीज़ें हैं ना,
और अब इस वाली क्वेश्चन को देख लो जो पहले बन के आई थी कि -3/5 x3 -3/5 x3 x g1 बराबर -3/5, तो ये तो सेम आ गई ना, सेम है ना। जब मैं यहाँ से दोनों के लिए अलग अलग लेके चलूँ फिर भी सेम आ गई है वो। और अब यहाँ एक बात बताओ, अब अगर मैं टेबल बनाऊँ है ना, तो टेबल किसकी जैसी बनेगी, जो मैंने पीछे ऑलरेडी सॉल्व कर रखी है ना, यही तो टेबल बन जाएगी अब। तो मैं इस टेबल को बना रहा हूँ और अब की बार जो है ना इनकमिंग वेक्टर में ये वाला लेकर चलूंगा, क्योंकि तीन तीन वैल्यू आई थी ना। आप सोच रहे होंगे कि जरूरी थोड़ी ना इससे करें, तो इससे भी करके देखो, तो इससे सॉल्व करते हैं। वीडियो तो आज लंबी हो गई एक सवाल में, लेकिन चलो करते हैं इस सवाल को भी अब आगे। देखिए इतनी टेबल तो जो इतनी टेबल होती है, इतनी टेबल तो हमें कहाँ से उतारनी होती है, इतनी टेबल तो हमें यहीं से उतारनी पड़ती है, जो हमारी जब मैंने शुरू शुरू में सिंप्लेक्स टेबल सॉल्व करी थी, ये वैल्यू उतारनी होती है, जो कि मैंने यहाँ पे अपनी उतार ली है, उतार ली। बस इसमें क्या कर लेते हैं, बस एक ही तो कांस्टेंट ऐड हो जाएगा कि YG1 गोमोरी कांस्टेंट है ना, तो उसके लिए 0 0 लिख देंगे यहाँ पे। अब जो ये वाली इक्वेशन होती है हमारी, अब ये वाली लिख लो कि YG1 0 -3/5 -3/5। और देखिए x2 के x1 की वैल्यू यहाँ है ही नहीं, तो क्या लिख देंगे 0 0, यहाँ 1/5, यहाँ -3/5, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए माइनस डोंट सिंप्लेक्स मेथड लगाएंगे अब यहाँ पे, पहले तो यहाँ लिख लीजिए इनकी ये डेल्टा जे की वैल्यू, डेल्टा जे की वैल्यू लिख दो, वही वाली वैल्यू मैं जल्दी लिख दे रहा हूँ। अब मैं क्यों खामा का समय सब लगाऊँ इसमें, -9/5 0। अब देखिए माइनस वाली वैल्यू यहाँ पे है, तो डुअल सिंप्लेक्स मेथड से क्या होगा, जब छोटे होते हैं माइनस वाली वैल्यू होते लेते हैं हम, तो यहाँ से एंट्री हो जाएगी ना इस वाली रो में। जब इस वाली रो में एंट्री हो जाएगी तो इससे इसमें भाग देंगे, इससे इसमें भाग देंगे, तीन तीन वैल्यू आ जाएगी, जो पिछले मैथ में जो सब कुछ पिछले में का रखा ना वही अब यहाँ पर सॉल्व होएगा। तो अब की बार मैं इसको इनकमिंग मानूंगा, इधर से जब मैं इसको इनकमिंग मानूंगा, तो देखिए आउटगोइंग तो फिर भी यही रहने वाला है, आउटगोइंग तो फिर भी यहाँ एक रहने वाला है ना, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला, आइडेंटिटी मैट्रिक में तो यही 1 यहीं रहेगा इस वाले 1 में, तो यहाँ से देख बाहर हो जाएगा ये। जब ये बाहर हो जाएगा हमारा, हो गया बाहर। अब आगे टेबल बनाओ जल्दी से, BCB CJXB 0 3 0 0 Y1 Y2 Y3 Y4 YG1। आज की वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी ये काफ़ी, मैं एक सवाल और करवा पाऊँगा बस इसमें, तो बाकी फिर अगली वीडियो में और एग्जाम कल कर लेंगे इसके। तो देखिए ये वाली जो हो गई, इसको ही तो वन बनाना रहेगा। मैं इसको वन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ 3/5 है ना, 3/5 यानी कि 5/3 से माइनस के 5/3 से गुणा करनी पड़ेगी हमें, तो करो। तो अब इसमें माइनस के 5/3 से करो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ कुछ हो जाएगा -5/3। अब यहाँ क्या हो जाएगा, एक मिनट रुको, शायद गलती हो गई हमसे कहीं। देखो जब आप इसमें करोगे ना इसे सॉल्व है ना, तब माइनस के 5/3 है ना, यहाँ पर ही कौन से भाग में आ जाएगी, फ्रैक्शन वाले पार्ट में आ जाएगी। इसके लिए शायद ये सॉल्यूशन आगे और जाए, अगर इस वाली इनकमिंग को ले, इस वाली यहाँ पे इनकमिंग को लेंगे हम है ना, तो देखिए आगे सॉल्व करने से अच्छा है जिसमें पहले उसमें आंसर आ गया ना, तो उसी को इनकमिंग मान लो आप, यहाँ पे इस वाली को इनकमिंग है ना, इसको आप छोड़ देना। बाकी सॉल्व सॉल्व इससे भी हो जाएगा, काफ़ी समय लगेगा इसमें, और इतना समय है नहीं एक वीडियो में, क्योंकि मुझे दूसरा सवाल भी करवाना है इसी वीडियो में। तो चलो दूसरा सवाल करते हैं, इसको आप ट्राई करना घर पे अपने पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 2006 में आया हुआ है, तो मैं पहले इसको ले रहा हूँ 2000 इसको सवाल को, ठीक है ना। पहले मैं सवाल को उतार ले रहा हूँ यहाँ पे। देखिए मैंने सवाल को उतार लिया है। अब जल्दी क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करते हैं इससे। देखिए चेंज कंस्टेंट इन इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट वेरिएबल्स x1 x2 x3 बराबर 7, 2x1 प्लस x4 बराबर 11, 2x2 प्लस x5 बराबर 7, यानी कि x1 x2 x3 x4 x5 ग्रेटर देन ये 0 है ना। पुट x1 x2 बराबर 0, देन x3 बराबर 7, x4 बराबर 11, x5 बराबर 7, मैक्सिमम z बराबर x1 प्लस 2x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4 0x5। ठीक है। अब आपको देखो, अब आपको जो है ना मैं डायरेक्ट यहाँ से पूरी मतलब स्पीड से टेबल बना कर दिखा दे रहा हूँ आपको। ये मतलब आपको तो इतना सॉल्व करना आता ही है सिंप्लेक्स टेबल। तो देखिए मैंने टेबल बना ली है, डेल्टा जे की वैल्यू लिख ली है। डेल्टा जे की वैल्यू कौन सी मैक्सिमम है, ये वाली मैक्सिमम है। तो हम यहाँ से एंट्री लेंगे 7/2, 7/2 0 यानी कि इन्फिनिटी,
यहाँ 7, छोटा कौन सा हमारा, ये मिनिमम है, यानी इस रोड से हमारी एंट्री होगी, तो इस रोड से इस वाली रो में एंट्री होगी, और इस यहाँ से ये कॉलम में है, तो ये वाले एलिमेंट हमारे, इसको जिसको 0 बनाना पड़ेगा हमें। तो अगली टेबल बनाओ जल्दी से, BCB CJXB। इसको हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है, तो 2 से भाग करना पड़ेगा, तो क्या जाएगा 7/2, यहाँ 0, पहले यहाँ पर लिख दो y1 y2 y3 y4 y5। यदि आप अगर सिंप्लेक्स मेथड आपसे भी दिक्कत हो रही है ना बनाने में आपको, है ना, तो पहले आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, पहले इन वीडियो को मत देखिए अगले चैप्टर की, पहले उसी को अच्छे से कीजिए। देखिए ये ऊपर वाले 0 बनाने तो ऑलरेडी 0 बनाए, तो यहाँ लिख देंगे 0, उसको सेम टू सेम बता देंगे क्योंकि 0 है ऑलरेडी वो। इसको भी 0 बनाना, यहाँ पे देखिए इसकी और इसकी हेल्प से हमें 0 बनाना होता है, यहाँ पे इसको यहाँ पे 0 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से इस एक में से 100 हटा दो, जो वैल्यू हम लिख ले देते हैं ना पहली वाली को 1 बना के, है ना, उसको उसमें से इसको नहीं घटाते हैं, ऊपर वाली जो हम जिसमें हमें बनानी है ना उस वाली, है ना, उस वाली रो से इसको घटाते हैं। तो 1 - 1 0, 1 - 0 0, 0 - 0 0, 0 माइनस के 1/2, तो माइनस के 1/2, 1 - 0 1, 7 - 7/2, 7 7 - 7/2 हो जाएगा, 7 - 7/2 7/2 ही हो जाएगा, क्योंकि 14 14 - 7/7 हो जाएगा ना वो। फिर अब देखो यहाँ पे देखिए, जब इनकमिंग यहाँ से तो आउटगोइंग कौन सी होगी, आउटगोइंग ये होगी हमारी, यानी कि वाईफाई आउटगोइंग, वाईफाई अगर बाहर जाएगा तो y2 एंटर करेगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा y2 यानी कि 2 y4 0 0। डेल्टा जे की वैल्यू वापस से लिख लेता हूँ मैं जल्दी से, यहाँ 1, ये 0 0 0 -1, एंट्री यहीं से हो जाएगी हमारी, एंट्री यहाँ से हो जाएगी, तो इससे भाग दे देंगे इसमें, यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ 11/2, यहाँ 7/2, 7/2 मिनिमम होएगा हमारा, तो यहाँ से आप इधर इस साइड के लिए एंट्री होएगी यहाँ पे, तो यानी कि ये वाला हमारा क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी 1 बना हुआ है। तो BCB, यानी तो BCB CJXB XB की वैल्यू देखिए, यहाँ पर तो पहले y2 एंट्री होता है, तो y2 लिख लो, फिर यहाँ पे कौन सी होती y1, तो यहाँ y1 लिख लो, और y1 y2 y3 y4 y5, 0 0 0 2, यहाँ पे है 1, इसको 1 बनाना होता है, ऑलरेडी 1 बना हुआ था, डायरेक्ट ऐसे लिख दो 1 0 1 0 माइनस के 1/2, यहाँ 0 बनानी है तो ऑलरेडी 0 है नीचे वाले में, तो इसको भी ऐसे लिख दो 1/2 7/2। अब देखो इसको हमें क्या बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है, किसकी हेल्प से, इसकी और इसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से उसकी हेल्प से यहाँ 0 बनाना होता है, यानी अगर इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें से घटा दूँ, इसको इसमें घटा दूंगा फिर मैं 2 की मल्टीप्लाई करके, तो देखिए 7 - 2 का हो जाएगा 0, पहले यहाँ करेंगे 0 0 0, यहाँ माइनस का 2 हो जाता है, माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पे, या 1 माइनस हो जाएगा 0 0 हो जाएगा 0 0, और इसकी हेल्प से क्या हो जाएगा यहाँ पे, अरे ये भूल गया एक मिनट को, हाँ 0 -2 क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे देखो 11 -7/2, तो देखिए 11 - 7/2, 7/7, देखिए 7 दूनी 22, 22 - 7/2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 22 में से जब 7 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे आपके 15/2 बचेंगे, क्या बचेंगे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 11 -7 है, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर वाले में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 2 × 7/2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 11 - 7 कितना हो जाएगा 4, है ना, 4 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4। देखिए हमने तो यहाँ पर डेल्टा जे की भी जगह नहीं छोड़ी सही से, डेल्टा जे लिखने की, चलो कोई नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती डेल्टा जे की अब यहाँ पे, मतलब वो आ जाएगा, यानी लास्ट सॉल्यूशन है इसका ये, ठीक मैं ही बता रहा हूँ आपको, ना तो आप डेल्टा जे की वैल्यू निकाल लेना है, यहाँ पे यहाँ आ जाएगी 0 0, यहाँ -1 आ जाएगी, यहाँ 0 आ जाएगी, यहाँ जाएगी माइनस के 1/2, और यहाँ पर जाएगी -1 y4 y2 2। अब आप एक बात गौर करिए, यहाँ पे अगले पेज पे लिखो कि x1 की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे,
x1 की वैल्यू 7/2, x4 की वैल्यू कितनी है 4, x2 की वैल्यू कितनी है 7/2, है ना। यानी कि मैं अगले पेज पर लिख देता हूँ। देखिए पहले लिख देंगे कि सीन्स और डेल्टा j लेस देन 0 सो सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। ऑप्टिमल क्या लिख देंगे, x1 की वैल्यू कितनी है 7/2, x4 कितनी है कि वह 4, x2 की कितनी है 7/2। अब मुझे एक बात बताइए, देखिए अब हमें गोमोल कंस्टेंट वाली वो इक्वेशन करनी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे जो x1 की वैल्यू है और बाकी x2 की वैल्यू है हमारी वो 7/2, यानी कि फ्रैक्शन उसमें आई है, फ्रैक्शन फॉर्म में आई है वो एक तरीका से, मतलब भिन्न वाले उसमें। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये इंटीजर में बनानी है। इंटीजर बनाने के लिए कोई से भी एक ले लो। कोई से भी एक लेने का मतलब क्या है, दोनों एक सेम है यहाँ, तो यानी कि दोनों सेम लोग हैं, तो यानी एक मतलब कोई से भी ले लो, एक ही बात है वो, तो ठीक है ना। तो क्या करेंगे, नाउ फॉर गोमोरी कांस्टेंट, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, देखिए 7/2, 7/2 कौन सी ले रहा हूँ मैं, अब x1 वाली 7/2 ले रहा हूँ मैं, या फिर ले लो x2 वाली ले लो, चलो x2 वाली ले लो, क्योंकि हाँ x2 वाले से उसमें जीरो ज़्यादा है ना, उसमें सिंपल बन जाएगा। तो 7/2 ले लो ये वाली। तो लो जल्दी जल्दी, देखिए 0x1 x2 0x3 0x4 1/2 x5 बराबर 7/2। देखिए 0 1 0 0, यानी कि 0x1 x2 0x3 0x4 एक ये हो जाएगा, यानी कि 1/2 x5 और बराबर हो जाएगा इसके 7/2 के। हो गई, लिख ली मैंने इक्वेशन यही वाली। यहाँ पे जीरो वाले को छोड़ दो, लिख दो x2 1/2 x5 बराबर 7/2, 7/2। अब आप बताओ 7/2 को मैं किस तरह से तोड़ सकता हूँ, 7/2 को 1/2 + 3, 3 दूनी 6, अच्छा और 1 यानी 7/2 हो जाएगा। यानी कि ये तो हो जाएगा हमारा इंटीजर पार्ट, ही होगा हमारा फ्रैक्शन पार्ट, फ्रैक्शन पार्ट में तोड़ लिया ना। तो लिख दो इनको अब, ये ना देखो लिख दो इनको जल्दी, फिर अगली लाइन में, अगली लाइन में लिख दो अब यहाँ पे कि x2 1/2 x5, और इसको लिख दो x5 के बाद इसको लिख दो कि 3 + 1/2, 1/2 x5 बराबर 3 + 1/2 माइनस x2 को भी मैं धर ले गया इसमें, 1/2 x5 लेस देन, नहीं 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 ग्रेटर हो जाएगा, ये वाला ग्रेटर हो जाएगा 3, क्योंकि मैं जब यहाँ से हटा दूंगा इनको तो ये छोटा पड़ जाएगा, तो ये तक ग्रेटर हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन साइन चेंज कर दो पहले, फिर यहाँ पे साइन चेंज कर दो, x5 लेस देन 1/3 और माइनस के 1/2 x5 प्लस xg1 गोमोल कंस्टेंट ऐड कर देंगे, और यहाँ हो जाएगा, एक गलती कर दी, 3 नहीं, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे वो लिखते हैं ना इंटीजर, वो तो हम तो फ्रैक्शन वाला पार्ट लेते हैं, इंटीजर वाला एक्स वो छोड़ देते हैं पीछे ही। तो यहाँ लिख दिए 1/2, फिर हो जाएगा यहाँ माइनस के 1/2 और यहाँ हो जाएगा 1/2 माइनस के 1/2। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें टेबल बनानी है नई यहाँ पे। पहले देखिए अब टेबल जो बनाएगी हमारी, किस तरह से टेबल बनाएगी, BCB CJXB YG1, ये तो हमने लिख ली। जो हमारी शुरू की वो दो दो रो हैं, देखिए इससे पहले यहाँ पे 3 रो हैं, सॉरी यहाँ पे जो शुरू की 3 रो है हमारी, 3 रो तो सेम टू, सॉरी ये वाली देखिए यहाँ पे ये 3 रो तो हम ऐसे उतार देंगे वहाँ पे सेम टू सेम, है ना। और एक इक्वेशन और लिखनी पड़ेगी, कौन सी वाली हमें, YG1 वाली, YG1 वाली लिख लेंगे पहले यहाँ पे। कि देखिए पहले यहाँ पे भर लो है, मैं लिख दे रहा हूँ 1 2, आप पीछे देख कर लिख लेना अपनी अपनी कॉपी में, 0 ये 0 माइनस 1/2, क्योंकि माइनस 1/2 माने ना यहाँ पे, तो बाकी 0 0 -1 0 माइनस 1/2 0 0 0 0 माइनस 1/2 1/2 माइनस 1/2 0 0 0 0, यहाँ पे 1 है, 1 0 1 -2 0, और यहाँ पे भी 0 ही है, क्योंकि यहाँ पे y3 भी 0, केवल y1 तो हुआ है 5 यहाँ पे।
अब इनको और भर दो जल्दी। यहाँ पे ये बना है, हमारी ये बन चुकी है। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, डेल्टा जी। निकालो डेल्टा जी। पहले तो ये लिखिए हमने अब यहाँ पे y11 y40 y22 7/2 4 7/2 -1/2 डेल्टा जी वैल्यू निकालो पक्का। 0 0 -1 0 -1/2 और ये 0। देखिए माइनस वाली कौन सी रहेगी, यानी ये वाली इधर से एंट्री होगी इसमें, क्योंकि माइनस वाली तो केवल ये है ना, गोमोरी वाली कंस्टेंट वाली जो इक्वेशन है हमारी माइनस में। जब इधर से आप लोगे है ना, तो माइनस में कहाँ से है, -1 और -1/2 है ना। अब देखो आप माइनस जीरो से भाग दोगे किसमें, -1/2, तो ये तो इन्फिनिटी वाली फॉर्म बनेगी, यानी यहाँ से एंट्री नहीं लेंगे हम। तो फिर -1/2 -1/2, तो यहाँ 1 बननी है ना 1, तो 1 यहाँ से बनवा लीजिए, ले लो यहाँ से मिनिमम तो यहाँ पर बनेगी ना कि 1/2/1/2 -1/2 1, तो यहाँ से एंट्री ले लेंगे, यानी कि कौन सी इक्वेशन, यानी इसको हमें 1 बनाना है। इसको 1 बनाना, तो देखो BCB CJXB YG1 0 0 0 0 2 1। देखिए कहीं ना कहीं सवाल में गलती मुझसे भी हो जाती होगी है ना, तो उसको जो ना आप, ये नहीं कि आप उस बात को कर ये तो टीचर गलत पढ़ा रहा है जो गलत, तो उसको जो ना ये मत करिए, लेकिन जो ना उसको आप खुद से सुधारिए जहाँ गलती हो रही है ना, क्योंकि आपको जितना सिखाया ना, जो चीज़ इसमें नहीं है वो तो मैंने अच्छी तरह समझाई है ना। कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीज़ गलती हो ही जाती है, कहीं ना कहीं किसी से भी, कोई भी हो, कितना सा अच्छा इंसान हो या फिर कोई टीचर हो, उस सबसे गलती हो जाएगी। तो आप उन चीज़ सुधारिए और फिर खुद सॉल्यूशन, मतलब जो अगर कहीं दिक्कत हो तो खुद सॉल्यूशन लाइए। और अगर फिर भी कोई दिक्कत हो जाए, देखिए मेरे पास आप कॉल कर सकते हैं ना, मैंने इतनी छूट दे रखी है बिल्कुल आपको, तो बिल्कुल पूछिए फिर कॉल करके, अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा तो कुछ चीज़। लेकिन जो देखिए जो जो इस चैप्टर में यूज़ होएगा है ना, वो आप पीछे पहले से अच्छी तरह से पढ़ के आएं, ये बात का कि आप भी अब भी ख्याल रखें। देखिए यहाँ से 1 बाहर से आउटगोइंग वेक्टर 1 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी तो ये बनवा रहे हैं 0 1 1 0 0 1 0 0 ये वाली, तो यहाँ से आइडेंटिटी वाला तो ये 0 से यहाँ बाहर हो जाएगा, आउटगोइंग वेक्टर हमारा बन जाएगा। अब हमारी देखिए हमें कौन सी बनानी है, ये हमें 1 बनानी है, तो -1/2 है। अगर मैं यहाँ पे -2 से गुणा कर दूँ तो यहाँ 1 बन जाएगा प्लस का, तो देखो 1, यहाँ -2, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी बचा बन जाएगा 1, ये हमारा। और YG1 जब हमारा बाहर हो जाएगा ना, तो एंट्री कौन सा लेगा, Y5 यानी 0, यहाँ पे Y22 ऐसा ही है, सेम ही है। ठीक है जी। देखो अब यहाँ पे ये 1 बन चुका है, 1 बना लिया, ठीक है अच्छी बात है 1 बन गया। लेकिन अब मैं इसकी हेल्प ना लूँ, अब मुझे यहाँ पे 0 बनानी हो, यहाँ पे 0 बनानी है मुझे, यहाँ पे 0 बनानी है, यहाँ पे भी 0 बनानी है मुझे, यहाँ पे भी 0 बनानी है, क्योंकि 0 बनानी होती है जहाँ पे हमने आइडेंटिटी बना दी उसके ऊपर 0 बनानी है, फिर उसके नीचे कहीं भी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मान लो अगर मैं इसको और इसको, मैं नहीं चाहता मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से यहाँ पे 0 बनाऊँ, मैं इसकी, ये इक्वेशन ही तो मैंने केवल इस इक्वेशन में मैंने मल्टीप्लाई करी है किसकी, -2 की है ना, वो मैंने यहाँ पे लिखी है। अगर मैं मान लो मैं ये यहाँ से मल्टीप्लाई करूँ ना, केवल मैं इसकी हेल्प से यहाँ पे 0 बनाऊँ, तो किस तरह से बनाऊँगा, देखिए -1/2 है ना, -1/2, तो -1/2 प्लस 1/2 तो 0 बन जाएगा यहाँ पे। तो यानी कि मैं इसमें से इसको घटा दूँ, इस वाले इक्वेशन में इसमें से इसको घटा दूँ, यहाँ पर 0 बन जाएगा। तो इसमें से मैं इसको घटाऊंगा तो क्या जाएगा, मुझे यहाँ पे 0 बनानी है ना, एक मिनट रुको, हमने ऊपर टेबल गलत बना दी है इसमें, यहाँ पे ये 1 है, इसको करेक्ट करो, यहाँ पे ये 1 है और ये प्लस के 1/2 है और यहाँ माइनस के 1/2 है। तो देखिए इन दोनों को तो मैं आपस में जोड़ लूँगा तो 0 बन जाएंगे, इसको और इसको आपस में जोड़ लूँगा तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, इसको और इसको 0, इसको और इसको 0, इसको और इसको 1, यहाँ 0। फिर इसको और इसको आपस में जोड़ लूँगा तो देखिए, तो 7/2 -1/2 जोड़ने का मतलब तो माइनस में वही हो जाएगा ना, तो 2 7 में से गया 6 6/2 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ पे 1 है ना, लेकिन अब यहाँ पे 1 है ना, तो मैं अब इसकी हेल्प नहीं लूँगा, मैं इसे बटे 2 की, अब मैं इसमें से घटा दूंगा इस 1 को, यानी इस 1 में से इसको घटा दूंगा तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब 0 -2 प्लस के 2, 1 -0
1 -2 0 -2 0 0 0 0 में 0 जाएंगे 0 और 4 में से जाएंगे कितने, 4 में से 1 गया तो कितने बचेंगे 3। अब आप देखो यहाँ पे -2 है, अगर ये यहाँ पे -2 है, ठीक है इसके हेल्प लेके -1/2 यानी कि -1/2 में से मैं -1/2 कर दूँ, यानी माइनस माइनस प्लस, यानी कि -1/2 + 1/2 हो जाएगा तो कहता है फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी कि इसमें से फिर इसको हटा दूँ -1 को, तो यहाँ जाएगा -1, इसमें से उठाऊंगा तो 0, ये 1 -0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और 7/2 में से -1/2 जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, फिर जो ना क्या हो जाएंगे 7/2 माइनस माइनस के 1/2 कितना हो जाएगा, यानी कि 8/2, 8/2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। अब निकाल लो आप इसके मान डेल्टा जे के, डेल्टा जे के मान निकालोगे तो आ जाएगा -2 0 2 0 0 -5। अब x1 का मान कितना आ गया हमारा 4। अब देखिए हमारे अब क्या लिखेंगे हम कि हेयर ऑल डेल्टा जे लेस देन 0 एंड एक्स बी इज इंटीजर, एक्स बी की सारी वैल्यू क्या है इंटीजर है। सो सॉल्यूशन x1 का मान कितना है 4, x4 का मान कितना है 3, x2 का मान कितना है 3, x5 का मान कितना है 1। और जो भी मैक्सिमम में जरूरत पड़ेगी मैक्सिमम जेड में लिखने की, इन वैल्यू में से वो लिख के आप उत्तर निकाल लेना, 10 आ रहा है उसमें उत्तर, ठीक है ना। यहाँ पे मैक्सिमम जेड का उत्तर कितना आ रहा है हमारा, मैक्सिमम जेड का उत्तर आ रहा है हमारा 10, देख लेना। यहाँ तक के देखिए, यहाँ तक के सवाल आपके बस केवल मतलब सवाल तो अभी 2 और है, 2 और सवाल और करवाऊंगा मैं इसी के ऊपर, जिससे आपको जो है पूरा अच्छे से वैसा इन सवालों से भी आपके लिए सब कुछ मतलब बढ़िया तरीके से होगा इन सवालों से भी, जितना मैंने समझाया है इस सवाल में। एग्जाम्पल नंबर 1 करवा दिया मैंने, और ये क्वेश्चन नंबर 3 करवा दिया। अब अगले उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 4 और एक एग्जाम्पल और ले लूँगा, ठीक है ना, उसमें आपको फिर बढ़िया तरह से हो जाएगा। और फिर अगले उसमें जो है ना हमारा फिर है मिक्स्ड इंटीजर कटिंग प्लेन एल्गोरिथम। इसमें क्या होगा, इसमें कह के पूछेगा कि ये करो कि x1 इज एन इंटीजर, यानी कि x1 इंटीजर होना चाहिए, बाकी 2 इंटीजर हो या ना हो, ठीक है। उससे फिर अगला है आपका ब्रांच एंड बाउंड टेक एल्गोरिथम, उसको भी सिंपल है, ये सिंपल बैठेगा, इसमें सिंपलेक्स मेथड का यूज़ नहीं होगा, इसमें होगा ग्राफ वाले का, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था एलपी में, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में पढ़ाया। अगला भी ऐसे ही थोड़ा जो अगला है इसका है मिक्स्ड इंटीजर वाला। तो चलो देखते हैं अगली वीडियो में, फिलहाल तो अगली वीडियो में इसी के 2 सवाल दूंगा पहले, जब उसका एग्जाम्पल समझाऊंगा कोई मैं, फिर ब्रांच एंड बाउंड वाले टेक्निक समझा देंगे। चलिए धन्यवाद।